हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ESIC 2019 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें से हमने लास्ट वीडियोज में 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। और इस वीडियो में नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ में रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पार्ट होता है किसका, नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा, मतलब वेजाइना में नॉर्मली रहता है। एंड और वो क्या करता है, दैट कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न में हो जाए तो क्या करता है, मेनिंजाइटिस करता है। तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? पहला ऑप्शन है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकी, सेकंड है कॉर्नीबैक्टीरियम स्पीसीज, थर्ड है कैंडिडा अल्बिकेंस, फोर्थ है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकी। तो जो ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकी है ये नॉर्मली वेजाइना में रहता है, लेकिन ड्यूरिंग जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के ड्यूरिंग क्या होता है, या डिलीवरी से पहले ये फीटस में यदि इंटर कर जाए, फीटस के अंदर इंटर कर जाता है तो क्या कर जाता है, कॉज कर देता है मेनिंजाइटिस। इसके अलावा नेक्स्ट है कॉर्नीबैक्टीरियम स्पीसीज। तो जो कॉर्नीबैक्टीरियम है वो क्या करता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में जो ये है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या करता है, डिप्थीरिया करता है। डिप्थीरिया से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 दिन। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में इंटर करता है, इंटर से लेकर और फर्स्ट सिम्टम अपीयर होते हैं उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, ये जो मोस्टली क्या फैलता है 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों में, जो कि विंटर सीजन में मोस्टली फैलता है, सर्दी के सीजन में फैलता है। और यह क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आता है। और इसका जो रूट होता है वो होता है रेस्पिरेटरी रूट। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, डायरेक्ट तो होता है रेस्पिरेटरी के थ्रू, और इनडायरेक्ट होता है कट है, वुंड है, उसके थ्रू इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। और इसके साइन सिम्टम में से भी क्वेश्चन आता है। तो साइन सिम्टम भी देख लेते हैं डिप्थीरिया के क्या क्या होते हैं साइन सिम्टम। इसके अंदर जो देखने को मिलता है सिम्टम, वो क्या साइन क्या मिलता है, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, स्यूडो मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स। लैरिंग्स और फेरिंग्स और टॉन्सिल्स के ऊपर एक फाल्स मेम्ब्रेन बन जाती है, जो कि जिसका कलर कैसा होता है, जिसका कलर होता है ग्रेइश कलर होता है, ग्रेइश येलो कलर होता है। और एक सिम्टम आता है बुल नेक अपीयरेंस, बुल नेक अपीयरेंस।
बुल नेक अपीयरेंस होता है, क्राउपी कफ होती है, जैसे बार्किंग कफ कहते हैं। बार्किंग कफ मीन्स जैसे जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह से, इस तरह की कफ होती है, खांसी होती है, बहुत तेज़ी से खांसता है मतलब पेशेंट। इसके अलावा बुल नेक अपीयरेंस होता है। और जब यह इन्फेक्शन होता है तब क्या है कि यदि रेस्पिरेटरी कब इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी जब लैरिंग्स तक क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। लैरिंग्स यदि इन्फेक्शन अफेक्ट हुई हैं तो क्या है, रेस्पिरेटरी। और जीआईटी जब कब अफेक्ट होती है, जब फेरिंग्स इन्वॉल्व हो जाए तब जीआईटी होती है। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, तो इस कंडीशन में मतलब क्या चीज़ अफेक्ट हुई है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो इसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी अफेक्ट हुआ है, लेकिन वहीं डिफ़िकल्टी इन सोलिंग आ जाए, डिफ़िकल्टी इन swallowing, तो उस कंडीशन में क्या है कि जीआईटी अफेक्ट हो गया है। इसके अलावा इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें जो मेन होता है वो क्या होता है, सिक टेस्ट होता है, सिक टेस्ट। डिप्थीरिया के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, सिक टेस्ट किया जाता है। तो ये सिक टेस्ट कैसे करते हैं, बोथ आर्म में क्या करते हैं, बोथ आर्म में एक में तो एंटीजन कर दे, एक में एंटीजन और एक में एंटीबॉडी इंट्राडर्मली देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। अब देखिए यहाँ क्या है कि ये दोनों बोथ आर्म हैं, ये लेफ़्ट है ये राइट है, दोनों लेफ़्ट और राइट 4 आर्म है, दोनों में एंटीजन और एंटीबॉडी दिया है। अब यहाँ 10 mm का यदि देखते हैं इधर रेशेस आ जाएं, एक में रेशेस हैं और दूसरे में हैं, तो इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा एक में रेशेस नहीं है और दूसरे में रेशेस हैं, तो ये हो गया सस्पेक्टेड। और दोनों में ही रेशेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नेगेटिव हो जाता है, इसको बोला जाता है नेगेटिव। और इसके अलावा जो इसकी जो वैक्सीन कौन सी दी जाती है, इसकी जो डिप्थीरिया के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो दी जाती है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस जो वैक्सीन होती है वो दी जाती है। और ये कॉम्बिनेशन में आती है पेंटावेलेंट के अंदर। और ये कब दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर दी जाती है। और इसका बूस्टर डोज कब दिया जाता है, बूस्टर डोज दिया जाता है 16 से 24 मंथ पर। और 5 से 6 साल पे क्या दिया जाता है, 5 से 6 साल पे डीटी दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, डीटी कब दिया है, डिप्थीरिया टिटनेस 5 से 6 साल पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा unattractive men select expensive stylish clothes to draw attention to himself. The defense mechanism exemplified here is, एक अनअट्रैक्टिव मैन है जिसकी तरफ में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उसको लगता है मेरी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है किसी का, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेंसिव महंगे और स्टाइलिश क्लोथ, महंगे
और स्टाइलिश क्लोथ क्या कर रहा है, खरीद रहा है और पहन रहा है टू ड्रॉ अटेंशन हिमसेल्फ, और अपनी तरफ में अट्रैक्शन करने के लिए। तो इसमें कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रही है? तो पहला ऑप्शन है कंपेंसेशन, सेकंड है डिनाइल, थर्ड है कन्वर्जन, फोर्थ है डिसोसिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपेंसेशन। इसमें क्या कर रहा है, कंपेंसेट कर रहा है। तो इसमें हमको डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में समझना पड़ेगा, डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है, तब हम इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो उसका आंसर क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? एबिलिटी ऑफ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कह सकते हो या हर सेल्फ कह सकते हो, इन अनफेवरेबल कंडीशन। किसी पर्सन की एबिलिटी है जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, किस में, अनफेवरेबल कंडीशन, जो कि उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उस कंडीशन में अपने आप को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो वो उस एक्टिविटीज़ को, उसको क्या कहेंगे हम, डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। अब डिफेंस मैकेनिज्म में क्वेश्चन में पहला पूछा है कंपेंसेशन। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी होती है, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन में क्या होता है कि एक पर्सन है, वन पर्सन किसी एरिया में क्या है, वीक है, एरिया में क्या है, वीक है। तो अब एक एरिया में वीक है तो वो उस वीक एरिया को कंपेंसेट करने के लिए दूसरे एरिया में क्या करता है, दूसरे एरिया में अचीवमेंट करता है। वन एरिया में क्या वीक है तो क्या करता है, वो दूसरे एरिया में कंपेंसेट करता है। कंपेंसेट का मतलब उस दूसरे एरिया में वो क्या अचीवमेंट करता है। जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा है कि एक अनअट्रैक्टिव पर्सन है, तो पर्सन क्या है, अनअट्रैक्टिव है, मतलब वो अपने अट्रैक्शन में क्या कर रहा है, क्या है, वो वीक है। तब उस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, महंगे कपड़े पहन रहा है, महंगे कपड़े पहन रहा है। तो दूसरे एरिया में क्या कर रहा है, वो कंपेंसेट कर रहा है, मतलब वो उसको कोई अट्रैक्शन नहीं देता है। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को अट्रैक्शन देने के लिए क्या कर रहा है, वो क्लोथ, महंगे कपड़े पहन रहा है और स्टाइलिश कपड़े। तो ये क्या कर रहा है, कंपेंसेट कर रहा है। तो इसको बोला जाता है कंपेंसेशन। नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डिनाइल। डिनाइल, डिनाइल का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी दैट कॉज एंजाइटी। अब किसी पर्सन को क्या कर रहा है, कोई पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है, और जो कि वो रियलिटी क्या कर रही है, उसको एंजाइटी कॉज कर रही है। इस वजह से वो क्या कर रहा है, अपने आप को डिफेंस कर रहा है, तो उसको बोला जाता है डिनाइल। अब ये कंडीशन कैसे है, किसी पर्सन है, कोई पर्सन है, पर्सन को क्या कराया गया है, मान लीजिए वायरल मार्कर कराया है, वायरल मार्कर है, तो वायरल मार्कर उसका आया है पॉजिटिव, लैब रिपोर्ट में क्या आया, लैब रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। अब क्या है, वो पर्सन उस, हम जो डॉक्टर है या नर्स है उस पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको क्या है, कि आपको वायरल मार्कर पॉजिटिव आया है, मीन्स आपको HIV है या HBsAg है। तो उस कंडीशन में वो पर्सन है क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं मेरे को तो नहीं हो सकता,
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या कर रहा है कि हालांकि रिपोर्ट में पॉजिटिव है और क्लियर है वो पॉजिटिव है, तो वो उस चीज़ को रिफ्यूज कर रहा है, क्योंकि उसको वो क्या कर रही है, कॉज कर रही है एंजाइटी, उस कंडीशन में क्या कर रहा है, वो रियलिटी को रिफ्यूज कर रहा है। तो इसको ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, वो है डिनायल। नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट है इसमें कन्वर्जन। कन्वर्जन कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट टू फिजिकल सिम्टम। अब देखिए ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट टू फिजिकल सिम्टम। अब कन्वर्जन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई चीज़ से किसी चीज़ से क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अनकॉन्शियसली, पर्सन को पता नहीं है, और उसको अनकॉन्शियसली क्या हो रहा है, जो वही एंजाइटी किस में कन्वर्ट हो रही है, फिजिकल सिम्टम में। जैसे आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले क्या होती है, हमको स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस होती है, और फिर उसके बाद में जब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो एग्ज़ाम फिनिश हम नॉर्मल हो जाते हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है कि जो एग्ज़ाम से पहले क्या हो रहा है, फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, मीन्स स्ट्रेस हो रही है, और किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को फीवर तक आ जाता है, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है वो नॉर्मल हो जाता है। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अनकॉन्शियसली उसको पर्सन को पता नहीं है, लेकिन जो एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी की वजह से क्या हो रहा है, फिजिकल सिम्टम कॉज हो रहे हैं, और जैसे ही वो एंजाइटी जिसकी वजह से हो रही है वो रिलीफ होती है, तो जो फिजिकल सिम्टम है वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो हम फील करने लग जाते हैं गुड, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी है, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म है। और लास्ट ऑप्शन में दिया है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या है, डिसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि कोई पर्सन है जिसको प्रीवियसली क्या हुआ है, प्रीवियसली कोई जो अनफेवरेबल कंडीशन है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, प्रीवियसली एक्सीडेंट हुआ है, तो जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है, जैसे मैं मीन्स अनकॉन्शियस, जैसे ही वो सोता है, स्लीप करता है, तो वो कंडीशन जो एक्सीडेंट हो, जो उसकी भयानक कंडीशन है, एक्सीडेंट है, वो क्या होता है, वो बिल्कुल उसको क्या है, सामने आ जाता है, मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस वो फील करता है। तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है कि सो ही नहीं रहा है, एमनेसिया। डिसोसिएशन मीन्स प्रीवियसली जो 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 उसकी कोई भी मतलब कोई भी घटना है, अब उसको जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है, उस कंडीशन में वो क्या हो रहा है, उसको इमोशनली एक्सपीरियंस फील कर रहा है, मतलब वो वही जो एक्सपीरियंस है वही उसके सामने आ रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या कर रहा है, वो एमनेसिया, मतलब उसको नींद ही नहीं, सो ही नहीं रहा है। तो इसको क्या, ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये है डिसोसिएशन। तो क्वेश्चन में पूछा है अनअट्रैक्टिव पर्सन सेलेक्ट एक्सपेंसिव क्लोथ। एक्सपेंसिव क्लोथ, तो इसमें क्या कर रहा है, वो कंपेंसेट कर रहा है। अब यदि कोई रिफ्यूज्ड एक्सेप्ट रियलिटी, डिनाइल को बोला जाता है। कन्वर्जन, फिजिकल कोई भी एंजाइटी है वो अनकॉन्शियसली क्या हो रहा है, वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो रही है। डिसोसिएशन मीन्स उसको क्या हो रहा है, पेशेंट को अनकॉन्शियसली जो प्रीवियसली इमोशन है वो एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है।
और एंजाइटी हो रही है, तो वो क्या कर रहा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, एमनेसिया हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या है, डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम इज। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर फर्स्ट रेफरल लेवल है, पहला ऑप्शन है टर्सरी हेल्थ केयर, सेकंड है सेकेंडरी हेल्थ केयर, थर्ड है प्राइमरी हेल्थ केयर, फोर्थ है प्रीमोर्डियल हेल्थ केयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो यहाँ हमको देखना होगा कि जो रेफरल लेवल है तो इसमें कौन कौन से हैं। पहला है प्रीमोर्डियल हेल्थ केयर। प्रीमोर्डियल के अंदर क्या होता है, प्रीमोर्डियल के अंदर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा क्या क्या किया जाता है, लाइफ मॉडिफिकेशन। ये प्रीमोर्डियल हेल्थ केयर के अंदर आता है। और प्राइमरी के अंदर क्या किया जाता है, एक्शन टेकन प्रायोर टू डिजीज। कोई भी डिजीज, ऑनसेट ऑफ डिजीज है, उससे उसी टाइम पे क्या किया जा रहा है, एक्शन टेकन किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और टर्सरी हेल्थ केयर में क्या है कि डिजीज है वो एडवांस लेवल में पहुंच गई है, डिजीज एडवांस लेवल में पहुंच गई है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, डिसेबिलिटी, या तो डिसेबिलिटी होगी, लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। प्रीमोर्डियल में हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन, लाइफ मॉडिफिकेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर एक्शन टेकन प्रायर टू डिजीज, जैसे वैक्सीनेशन है, ठीक है। और सेकेंडरी है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और टर्सरी हेल्थ केयर के अंदर डिजीज एडवांस लेवल में पहुंच गई है, या तो वहाँ डिजीज को सही करने के लिए डिसेबिलिटी होगी, या लिमिटेशन होती है, या रिहेबिलिटेशन होता है। ये क्या है, रेफरल यूनिट है। नेक्स्ट है, और हाँ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या है, पहला होता है विलेज लेवल, विलेज लेवल पे क्या होता है, आशा स्कीम वर्क करती है। फिर होता है सब सेंटर लेवल, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब सेंटर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टाइप ए, टाइप ए जिसके अंदर, टाइप ए सब सेंटर के अंदर क्या होता है, बेसिक केयर की जाती है, बेसिक केयर। जहाँ पे क्या होता है, एक मेल स्टाफ होता है, एक फीमेल होता है, और एक सफाई कर्मचारी होता है। टाइप बी, यहाँ पे MCH सर्विस प्लस
बेसिक केयर। यहाँ पे क्या होता है, 2 फीमेल होते हैं, 2 फीमेल प्लस 1 मेल प्लस 1 सफाई कर्मचारी। टाइप सी जो होते हैं उसमें क्या होता है, इस टाइप सी जो सब सेंटर होता है इसको ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, MCH सब सेंटर। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि MCH सब सेंटर किसको बोला जाएगा, टाइप सी सब सेंटर को। नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या है, जो CHC, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है CHC, सॉरी CHC से पहले PHC आएगा। PHC में कितने एरिया को कवर करती है, 3000 पीपल, सॉरी सब सेंटर 3000 से 5 पीपल कवरेज एरिया की बात करें तो जो सब सेंटर होता है, सब सेंटर वो कवर करता है 3000 टू 5000। और विलेज लेवल पे आंगनवाड़ी होती है वो कितना, 1000 पीपल को, अप टू 1000 को कवर करती है। और नेक्स्ट है आपका PHC। PHC कितने कवर करती है, 20,000 हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में, इसके अलावा 30,000 प्लेन। CHC है, CHC कवर करती है 80,000 हिली और 120,000 प्लेन। और एक क्वेश्चन आता है, जो PHC है, जो टाइप A टाइप B PHC दो टाइप में डिवाइड होती है। PHC टाइप A और टाइप B। टाइप A में क्या होता है, जो डिलीवरी होती हैं पर मंथ 20 से बिलो होती हैं, 20 या 20 से कम डिलीवरी होती है पर मंथ, उसको टाइप A PHC बोला जाता है। और जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा होती हैं उसको बोला जाता है पर मंथ डिलीवरी, उसको टाइप B PHC बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए प्लेन दैट पास थ्रू मिडलाइन ऑफ द बॉडी डिवाइड इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड। एक प्लेन है जो बॉडी के बिल्कुल मिडिल से पास होती है और राइट और लेफ्ट में इक्वल डिवाइड करती है, उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ इसको समझने के लिए आपको देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, थोड़ा जैसा बन रहा है वैसा ही देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है एक प्लेन है जो बॉडी के बिल्कुल जस्ट मिडिल से निकलती है, बिल्कुल बीचों बीच से यदि निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे। और जिसमें कि लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट
लेफ़्ट और राइट में यदि डिवाइड कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मिड सैजिटल प्लेन। इसके अलावा यदि यहाँ पे क्वेश्चन में है इक्वल डिवाइड कर रही है, देखना ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, ये क्या कर रही है? इक्वली डिवाइड कर रही है। यदि इक्वली डिवाइड है तो क्या कहा जाएगा? मिड सैजिटल प्लेन। और इसके अलावा यदि अनइक्वल है तो क्या कहा जाएगा? पैरासेजाइटल प्लेन। मीन्स लेफ्ट कम है, राइट ज़्यादा है तो पैरासेजाइटल। और यदि दोनों इक्वल डिवाइड हो रही है तो क्या बोला जाएगा? मिड सेजाइटल प्लेन। इसके अलावा एक है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन में क्या है? कोई भी पार्ट है, कोई भी डिवाइडेशन है, वो क्या हो रहा है? ऑब्लिकली हो रहा है। जैसे इस तरह से, जैसे इस तरह से। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में क्या होता है? ह्यूमन बॉडी है, अब इसमें क्या पहले क्या हो रहा था? लेफ्ट और राइट में यदि डिवाइड हो रही थी मिड से तो वो उसको क्या, वो सैजिटल प्लेन थी। इसके अलावा कोरोनल प्लेन का मतलब होता है यदि बॉडी डिवाइड हो जाए एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो उसको क्या बोला जाएगा? या फ्रंट और बैक, फ्रंट एंड बैक। मीन्स बिल्कुल डिवाइड हो जाए, जिसमें क्या है कि जैसे कि बिल्कुल रिब्स के आगे की रिब्स हैं और पीछे की रिब्स हैं, दोनों के बीच से यदि निकले, और क्या है कि फ्रंट और बैक में मतलब क्या हो रहा है? डिवाइड हो रही है बॉडी, उसको बोला जाता है फ्रंट और बैक में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, तो उसको बोला जाएगा कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शल्ज मेथड एंड मैथ्यू डनकन मेथड डिस्क्राइब। शल्ज मेथड है और मैथ्यू डनकन मेथड है, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? पहला ऑप्शन है वे टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, सेकंड है डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, थर्ड है वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, फोर्थ है मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा। तो जो सल्ज मेथड है, मैथ्यू डनकन मेथड है, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का डिटैचमेंट किस तरह से, किस मेथड से हो रहा है, उसको बोला जाता है, वो जो डिस्क्राइब करते हैं। ये कौन कौन से मेथड होते हैं? सल्ज मेथड और मैथ्यू डनकन मेथड। अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि देखिए ये प्लासेंटा होता है, मान लीजिए ये यूटरस है और यूटरस में यहाँ पे प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा लगा हुआ है, ठीक है। ये प्लासेंटा का क्या हो रहा है? यदि प्लासेंटा का सेपरेशन सेंट्रल से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? सेंट्रल से हो रहा है, मतलब बीच से, जो यूट्राइन वाल है वहाँ पे बीच से यदि सेपरेशन हो रहा है, सेंट्रल से हो रहा है, तो उसको बोला जाता है शल्ज मेथड। सेंट्रल से हो रहा है, सेंट्रल से सेपरेशन हो रहा है तो बोला जाता है सेपरेशन फर्स्ट, और देन उसके बाद में क्या हो रहा है? लास्ट में क्या हो रहा है? यहाँ कॉर्नर से हो रहा है, तो उसको बोला जाता है देन सेपरेशन फ्रॉम पेरीफेरी। यदि
पहले सेंट्रल से हो रहा है और फिर पेरीफेरी से हो रहा है तो उसको बोला जाएगा सल्ज मेथड। और मैथ्यू डंकन मेथड है। मैथ्यू डंकन मेथड में क्या होता है, इसके अंदर होता है पहले पेरीफेरी पेरीफेरी फर्स्ट देन सेंट्रल। सबसे पहले मैथ्यू डंकन मेथड में क्या होता है कि पहले पेरीफेरी से जो सेपरेशन होगा और उसके बाद में सेंट्रल से होगा, तो उसको बोला जाता है मैथ्यू डंकन मेथड। ये आपको इमेज में भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है वे टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना क्या बोला जाता है, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग। FSH फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट, ठीक है। जो कि नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मल होती है 120 to 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। इसको बोला जाता है प्रेजेंटिंग पार्ट। और प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट में होता है सेफेलिक जो कि कितना होता है 96% चांस होते हैं सेफेलिक के, जिसमें हेड होता है पेल्विस के अंदर। और सेफेलिक के अलावा और क्या क्या होते हैं, एक होता है ब्रीच, जिसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है पेडोलिक, जो कि 3% चांस होते हैं, जिसमें बटक्स होते हैं पेल्विस के अंदर। इसके अलावा एक होता है शोल्डर, जो कि 0.5% होता है। और एक होता है कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मोर देन वन पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे हेड के साथ में क्या हो जाए, शोल्डर आ जाए, तो उसको बोला जाता है कंपाउंड प्रेजेंटिंग पार्ट। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंटेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस कॉल्ड प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में कौन कौन से प्रेजेंटेशन होते हैं, वर्टेक्स होता है, और एक होता है ब्रो, और एक होता है फेस। जो वर्टेक्स होता है 96% चांस होते हैं, जिसमें क्या है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा पार्ट दिखता है, वर्टेक्स होता है, जिसमें एंटीरियर फोंटानेल से लेकर एंटीरियर फोंटानेल टू पोस्टीरियर फोंटानेल। ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ब्रो के अंदर होता है एंटीरियर फोंटानेल टू ग्लेबिला, एंटीरियर फोंटानेल टू ग्लेबिला। और फेस के अंदर होता है ग्लेबिला टू चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर ऑल्सो नोन एज। न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंटी एपिलेप्टिक, सेकंड है हिप्नोटिक, थर्ड है एंटी डिप्रेसेंट, फोर्थ है एंटी साइकोटिक। न्यूरोलेप्टिक ड्रग है उनको क्या कहा जाता है, एंटी साइकोटिक ड्रग।
और इसका यदि अदर नाम की बात करते हैं तो इसको मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी बोला जाता है। इसके अलावा एंटी डोपामिन भी बोला जाता है। एंटी डोपामिन ये क्या करते हैं, डोपामिन के को डिक्रीज कर देती हैं। इसके अलावा जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग होती हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं किसमें, प्रेगनेंसी में। और 3 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। और इसके अलावा क्या है, बोन मैरो सप्रेशन होता है, उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन जिन पेशेंट को होता है, इनका जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इनका जो साइड इफ़ेक्ट क्या करती हैं, ये करती हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस, जो कि डिक्रीज करती हैं WBC। इसका मतलब क्या होता है, WBC डिक्रीज होना। तो इसलिए क्या है कि बोन मैरो सप्रेशन वाले पेशेंट में एंटीसाइकोटिक ड्रग को यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा कुछ हम ड्रग्स की बात कर लें तो जो ये ड्रग हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग, वो कौन कौन सी होती हैं। ये होती हैं 2 टाइप की, एक होती है टाइपिकल, एक होती है एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक। टाइपिकल में कौन कौन सी होती हैं, हेलोपेरिडोल है, हेलोपेरिडोल जिसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होते हैं। क्वेश्चन में आता है कौन सी ड्रग्स है जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम जो अपीयर करती है, वो कौन सी होती है, वो होती है हेलोपेरिडोल ड्रग। नेक्स्ट है ट्राइफ्लूपैराजिन। इसके अलावा एटाइपिकल ड्रग है। ये जो एटाइपिकल ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्लोजेपाइन, ओलिंजेपाइन, रेस्पेरिडोन। और एक और क्वेश्चन है कि जो एटाइपिकल ड्रग्स हैं ये किसके लिए यूज की जाती हैं, टू ट्रीट द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की यूज की जाती हैं, एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में दिया है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का अदर ऑल्सो नोन एज एंटी एंजाइटिक ड्रग। इसके अलावा और क्या बोला जाता है, एंजियोलाइटिक। इसके अलावा सेडेटिव। इसके अलावा हिप्नोटिक। और ये क्या करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं गाबा। ये क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं गाबा। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरोनल एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटीज। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट को क्या बोला जाता है, मूड एलिवेटर भी बोला जाता है, मूड एलिवेटर और थाइमोलेप्टिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग द बोन बिलोंग्स टू द एक्सियल स्केलेटन। दिए गए में से कौन सी बोन है जो कि बिलोंग करती है एक्सियल स्केलेटन को। पहला ऑप्शन है ह्यूमरस, सेकंड है टार्सल, थर्ड है पटेला, फोर्थ है हायोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हायोड बोन किसको बिलोंग करती है, एक्सियल स्केलेटन को। अब स्केलेटन है उसके अंदर जो दो टाइप के स्केलेटन होते हैं, जिसमें पहला है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर कौन कौन सी बोन आती हैं, स्कल की 22 बोन, ईयर की 6 बोन, इसके अलावा हायोड 1 और थोरैक्स के अंदर 25, जिसमें से 24 रिब्स होती हैं, एक स्टर्नम होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है एक्सियल स्केलेटन। अब यहाँ देखिए हायोड बोन है वो किसके अंदर आ रही है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, 126 बोन आती हैं, जिसके अंदर अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में 64 होती हैं और लोअर में 62 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रीनियल नर्व अफेक्ट इन द बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी क्रीनियल नर्व अफेक्ट होती है, कौन सी क्रीनियल नर्व अफेक्ट होने की वजह से बेल्स पाल्सी होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। पहला ऑप्शन है क्रीनियल नर्व 5, सेकंड है क्रीनियल नर्व 9th, थर्ड है क्रीनियल नर्व 3rd, फोर्थ है क्रीनियल नर्व 7। तो क्रीनियल नर्व 7 है, ये 7th नर्व है, ये होती है फेशियल नर्व, जो कि बेल्स पाल्सी में अफेक्ट होती है। क्रीनियल नर्व हैं टोटल हमारी जो क्रीनियल नर्व होती हैं वो 12 होती हैं, 12 पेयर। जिसमें पहली होती है हमारी ऑल्फैक्टरी, जो कि सेंसरी होती है और क्या काम करती है, स्मेल के लिए काम करती है। जो हमको जो भी सूंघने को मिलता है, स्मेल हम किसी भी चीज़ की कर पाते हैं, वो ऑल्फैक्टरी की वजह से। दूसरी है ऑप्टिक नर्व है, वो क्या करती है, मोटर नर्व होती है और क्या करती है, विजन में हेल्प करती है। थर्ड है ऑक्यूलोमोटर। अब ये तो मोटर पहले से ही लग रहा है इसमें, तो ये मोटर नर्व है और ये क्या करती है, आई बॉल मूवमेंट में हेल्प करती है। फोर्थ है ट्रोक्लियर भी मोटर होती है, जो कि आई बॉल मूवमेंट में हेल्प करती है। कैसे, आई को आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये दोनों मूवमेंट कराती है, आउटवर्ड और डाउनवर्ड। नेक्स्ट है ट्रिजीमिनल। ये कैसी नर्व होती है, ये होती है मिक्स्ड नर्व। और ट्रिजीमिनल नर्व है, ये लार्जेस्ट नर्व होती है
और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एब्डुसेंट। एब्डुसेंट नर्व होती है, ये मोटर होती है, मोटर नर्व होती है। ये भी आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती है, आउटवर्ड, आई को आउटवर्ड में हेल्प करती है। सातवीं होती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व होती है, ये कैसी होती है, ये मिक्स्ड नर्व होती है और ये क्या करती है, फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। आठवीं जो नर्व होती है वो होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और ये क्या करती है, बॉडी के, ये सेंसरी नर्व होती है, सेंसरी नर्व होती है और बॉडी के पोस्चर और बैलेंस में हेल्प करती है, बॉडी बैलेंस। नौवीं होती है वो होती है ग्लासोफेरेंजियल नर्व। और ये कौन सी होती है, ये मिक्स्ड नर्व होती है जो कि मसल्स ऑफ स्वॉलोइंग में को मूवमेंट कराती है, मसल्स ऑफ स्वॉलोइंग, जो कि निगलने में मदद करती है। 10वीं होती है वो होती है वेगस नर्व। ये मिक्स्ड नर्व होती है इसके अलावा 11वीं होती है वो होती है एब्डुसेंट। ये मोटर नर्व होती है जो कि क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन होती हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करती है। लास्ट होती है वो होती है हाइपोग्लोसल, जो क्या करती है, ये मोटर नर्व होती है और मसल्स ऑफ टंग होती है, उसमें उसको मूवमेंट कराती है। तो ये टोटल हो गई 12 क्रीनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडिया और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडिया और स्टेटमेंट और आइडिया से रिलेटेड आइडिया का जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, वो उसको बोला जाता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है स्टडी आइडिया एंड बिलीफ अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। स्टडी आइडिया एंड बिलीफ अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए आइडिया और बिलीफ को स्टडी करना फिलॉसफी। नेक्स्ट है पैराडिज्म का मतलब होता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड रूल एंड रेगुलेशन।
जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड रूल एंड रेगुलेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? पैराडिज्म। और थ्योरी होती है जनरल आइडिया ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। जनरल आइडिया और प्रिंसिपल किसी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आइडिया और प्रिंसिपल उसको बोला जाता है थ्योरी। पैराडिज्म, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रूल एंड रेगुलेशन। फिलॉसफी, स्टडी आइडिया एंड बिलीफ अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसमें। ये क्या है? इंटरमीडिएट थ्योरी होती है जिसके अंदर ऑल एस्पेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम है, पर्पज है, डाटा एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीपोलराइजेशन इन नर्व एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू। जो डीपोलराइजेशन होता है नर्व एक्शन पोटेंशियल में, वो किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, सेकंड ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, थर्ड है ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, फोर्थ है क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल। तो इसको समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा ये जो डिपोलराइजेशन होता कैसे है और ये एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम एक बार समझते हैं। ये देखिए, ये एक्सॉन है, नर्व टर्मिनल है, और नर्व टर्मिनल जुड़ा रहता है किसी भी मसल्स फाइबर से। ये मसल्स फाइबर है, ये नर्व टर्मिनल है। तब जब कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट आता है, स्ट्रॉन्ग क्या आता है? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट, जिसकी वजह से क्या है? इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स जनरेट होती है। और इम्पल्स जनरेट होने की वजह से क्या होता है? कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, कैल्शियम चैनल ओपन। ये देखिए, ये जो वेसिकल्स हैं आपको यहाँ जो दिख रही हैं, ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। और जब कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो क्या होता है? कैल्शियम वेसिकल्स में इन्फ्लक्स कर जाता है, कैल्शियम इन वेसिकल्स। जब कैल्शियम वेसिकल्स के अंदर इन्फ्लक्स कर जाता है, इनमें कैल्शियम अंदर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है? एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है, ये यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। और ये जो रिलीज कहाँ हो जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो नर्व फाइबर और मसल्स फाइबर है, दोनों के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन क्या हो गया है? रिलीज हो गया है, ACH रिलीज, जिसकी वजह से ACH जो एसिटाइलकोलिन है जो बाइंड कर जाता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं, इससे बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद में ये क्या करता है? जो सोडियम चैनल है उसको ओपन कर देता है। सोडियम चैनल है मसल्स के अंदर, जो सोडियम चैनल है उसको क्या कर देता है? ये ओपन कर देता है। अब जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो क्या होता है? सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम इन्फ्लक्स कर जाएगा। सोडियम क्या कर जाता है? इन्फ्लक्स कर जाता है। और सेल के अंदर सोडियम इन्फ्लक्स, सेल के अंदर सोडियम इन्फ्लक्स कर जाता है। और सेल के अंदर पोटेशियम पहले से ही होता है, पोटेशियम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? मसल्स को पॉजिटिविटी देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? डिपोलराइजेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और इसको बोला जाता है डिपोलराइजेशन। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिपोलराइजेशन होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है
डिपोलराइजेशन इन नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, जो नर्व एक्शन पोटेंशियल में डिपोलराइजेशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि सोडियम ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल ओपन हो गया मसल्स के फाइबर के अंदर, जिसकी वजह से सोडियम कहाँ आ गया, तो जो मसल्स की सेल होती हैं उनके अंदर सोडियम एंटर कर गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, डिपोलराइजेशन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।